सभी छात्र छात्राओं को मनीष कुमार नेमा का नमस्कार। आज हमारे इस इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का 12वां दिन है और इस 12वें दिन में आप आज फिर कुछ फ्रेजेस सीखेंगे। जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए भी ये फ्रेजेस बहुत काम की है, क्योंकि ये एडजेक्टिव प्लस प्रीपोजिशन जो है उनसे मिलकर बनी हुई फ्रेजेस हैं, जो स्पोकन में भी काम आती है। जो कंपटीशन एग्ज़ाम में एक करेक्ट प्रपोजिशन आपको जो भरनी होती है वो भी आपको सीखने में इससे मिलेगा। कल के 11वें दिन के वीडियो में मैंने आपको 10 फ्रेजेस बताई थी, जिसमें मैंने आपको फॉन्ड ऑफ, अशेम्ड ऑफ, डाइड ऑफ और बहुत सारे फ्रेजेस आपको बताए थे, कुल 10। आज हम जो इस वीडियो में 12वें दिन सीखने जा रहे हैं, हम फिर एक बार नई फ्रेजेस सीखने जा रहे हैं। वो है अवेयर ऑफ, कैपेबल ऑफ, सर्टेन, श्योर ऑफ, एश्योर्ड ऑफ, स्कैड ऑफ एंड एनवियस ऑफ, कॉन्शियस ऑफ और वेवर ऑफ। तो ये फ्रेजेस क्या काम करते हैं, आपको कैसे यूज करना है, कौन सी प्रीपोजिशन किसके साथ लगाना है, हम चलते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने 10 फ्रेजेस पढ़ ली थी और आज हमारी 11वीं जो फ्रेज है वो है अवेयर ऑफ। इस शब्द से तो आप परिचित होंगे। अवेयर ऑफ, अवेयर मतलब होता है सतर्क रहना, जागरूक रहना। तो ये है अवेयर ऑफ और इसका हिंदी तात्पर्य है मालूम है या वाकिफ है। किसी चीज़ को संज्ञान होना, किसी चीज़ का मालूम होना, किसी चीज़ का वाकिफ होना जो है हम अवेयर ऑफ से दर्शाते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं हम। एग्जाम्पल्स हमारे पास है, उसकी माँ उसकी बीमारी से वाकिफ नहीं है। उसकी माँ उसकी बीमारी से वाकिफ नहीं है। इस वाक्य को अंग्रेजी में हमें अवेयर ऑफ फ्रेज का यूज करके लिखना है। हम क्या लिखेंगे? उसकी माँ उसकी बीमारी से वाकिफ नहीं। वाकिफ नहीं है कौन? उसकी माँ। तो हमने यहाँ पर ये हर मदर जो है ये क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने सब्जेक्ट के रूप में लिख दिया। अब यहाँ लास्ट में देखना है कि कौन से प्लेटफॉर्म पर गाड़ी है। यदि है हो पर है तो वो इज एम आर है, यदि था थी थे पर है तो वो वॉज पर है, और यदि हमारी गाड़ी गागे की प्लेटफॉर्म पर है तो वो विल भी है। हमने यहाँ इज लगा दिया। हर मदर एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। हर मदर इज नॉट, चूंकि वाक्य नेगेटिव है तो हमने यहाँ नॉट लगा दिया। हर मदर इज नॉट अवेयर ऑफ हर इलनेस। उसकी माँ उसकी बीमारी से वाकिफ नहीं है। उर्दू का शब्द है। अगर आप इसको हिंदी में कहेंगे तो आप कहेंगे कि उसकी माँ को उसकी बीमारी के बारे में मालूम नहीं है। अब कई एग्जाम्पल हम इस फ्रेज का यूज करके बता सकते हैं। जैसे मुझे तुम्हारी उन्नति के बारे में मालूम नहीं है कि तुम क्या उन्नति कर रहे हो, तो आई एम नॉट अवेयर ऑफ योर प्रोग्रेस। तो मैं तुम्हारी उन्नति से अवगत नहीं हूँ, मुझे तुम्हारी उन्नति मालूम नहीं है और मुझे तुम्हारी उन्नति से मैं वाकिफ नहीं हूँ। तो यहाँ वास्तव में ये बात है, मैं आपकी उन्नति से वाकिफ ही नहीं हूँ, क्योंकि आप प्रैक्टिस शायद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं ये आप कमेंट बॉक्स में नहीं बताते, ना मुझे बताते। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। आगे सेंटेंस देखिए, मनीष को अपनी ड्यूटी मालूम है। मनीष अपनी ड्यूटी से वाकिफ है। मनीष को अपनी ड्यूटी का एहसास है और मनीष अपनी ड्यूटी जानता है। इतने शब्दों से हम अवेयर ऑफ का यूज करते हैं। ठीक है, कोई पर्टिकुलर एक वर्ड पर रुक कर नहीं रह जाना है ना। मालूम है, जानता है, जानता हूँ या अवेयर हूँ, ये सारी चीज़ें एक ही बात है। अब इसको इंग्लिश में क्या लिखेंगे? मनीष को अपनी ड्यूटी मालूम है। मनीष इज अवेयर ऑफ हिज ड्यूटी। साधारण सा सेंटेंस है, मनीष इज अवेयर ऑफ हिज ड्यूटी। तो ये हमारा अवेयर ऑफ फ्रेज है। एक सेंटेंस और देख लीजिए, लोग अभी कोरोना की तीसरी लहर के खतरे से वाकिफ नहीं होंगे, है ना। कौन नहीं होंगे वाकिफ? लोग को कहते हैं पीपल। कल बताया था, इसको पीपल पढ़ना है। पीपल विल नॉट बी अवेयर ऑफ द थर्ड वेव ऑफ कोरोना। तो लोग कोरोना की तीसरी वेव के बारे में उनको मालूम नहीं होगा, या लोग तीसरी वेव के बारे में जानते नहीं होंगे। ऐसे कुछ अगर कॉन्सेप्शन दिमाग में आते हैं तो हम फ्रेज का यूज करते हैं अवेयर ऑफ का। ठीक है, तो ये आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए अवेयर ऑफ का, और आज रजिस्टर में 11 नंबर डालकर फ्रेज की जो आपने स्ट्रक्चर्स लिख रहे हैं उसमें लिख दीजिए अवेयर ऑफ का यूज। और ये सेंटेंसेस के बाद आप 5 सेंटेंसेस बनाकर देख लीजिए। जैसे, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, मुझे तुम्हारी हरकतों के बारे में सब पता है। मुझे तुम्हारी हरकतें मालूम है। मैं तुम्हारी हरकतों से वाकिफ हूँ। तो हम क्या कह देंगे? आई एम अवेयर ऑफ योर
अब हरकत कहलाती एक्टिविटी। तो आई एम अवेयर ऑफ योर एक्टिविटीज़, मैं आपकी एक्टिविटीज़ से क्या हूँ, वाकिफ हूँ, मैं जानता हूँ, तो मेरे सामने कुछ ऐसा शो ऑफ मत करो। शो ऑफ मतलब दिखावा, दिखावा को इंग्लिश में कहते हैं, दिखावा करना को प्रीटेंड, PRETEND, प्रीटेंड यानी दिखावा करना। चलिए, निश्चित रूप से आपको ये फ्रेज मालूम पड़ गई होगी। अब हम चलते हैं आगे वाली फ्रेज पर। आगे वाली फ्रेज हमारी 12वें नंबर की फ्रेज क्या है? फ्रेज है कैपेबल ऑफ। कैपेबल ऑफ का हिंदी मतलब क्या होता है? कैपेबल ऑफ का हिंदी मतलब होता है किसी चीज में सक्षम होना। कैपेबल मतलब सक्षम, ठीक। और इसके साथ क्या लगेगी? प्रीपोजिशन ऑफ, और कैपेबल ऑफ क्या बन जाएगी? फ्रेज। और कैपेबल ऑफ का यूज क्या होगा कि मैं सक्षम हूँ, मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ, मैं ऐसा करने में सक्षम हूँ। देखिए एग्जाम्पल हम बताते हैं यहाँ पर। भारत कोरोना से लड़ने में सक्षम है। भारत कोरोना से लड़ने में सक्षम है। भारत में कोरोना से लड़ने की ताकत है, सक्षम है, ठीक। तो इसको हम कैसे लिखेंगे? कैपेबल ऑफ। और आराम से लिखेंगे भाई, इंडिया इज कैपेबल ऑफ फाइटिंग, ठीक। लड़ना फाइट कहलाता है। जब भी आप फ्रेज के बाद वर्ब को प्लेस करेंगे तो उसमें ING लगाएंगे, चाहे कोई भी फ्रेज हो जो मैंने आपको पढ़ाई है, जैसे फॉन्ड ऑफ पढ़ाया है, असेम्ड ऑफ पढ़ाया है। ये सारी चीज़ों में एक बात ध्यान रखेंगे कि फ्रेज के बाद यदि कोई एक्शन आएगा, एक्शन वर्ब से लिखा जाएगा, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में होगी, तो हमें फ्रेज के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म लगाना है? ING फॉर्म लगाना है। तो इंडिया इज कैपेबल ऑफ फाइटिंग विद कोरोना। इसको विद पढ़ेंगे, विथ नहीं पढ़ेंगे। इसका उच्चारण होता है विद, दा होता है, ठीक। ऐसी WERE कुछ लोग वेयर पढ़ते हैं, वो वेयर नहीं, वो वर होता है, जो वर वधु वाला होता है ना, वर, वो वाला। तो WERE को आप वर पढ़े, और आप WITH को विथ ना पढ़े, था ना बोले, आप उसको विद पढ़िएगा, उसका सही उच्चारण है। मनीष सबको सिखाने में सक्षम है। मनीष सबको सिखाने में सक्षम है। अब इस वाक्य को लिखना है, तो मैं यहाँ इंग्लिश अभी नहीं ला रहा हूँ, आपसे कहता हूँ कि आप इसको करके बताइए। मनीष सबको सिखाने में सक्षम है, तो यहाँ सब्जेक्ट क्या है? मनीष। तो मनीष, अब लास्ट में क्या जुड़ा है? तो मनीष इज। अब फ्रेज क्या लग जाएगी? कैपेबल ऑफ। अब सिखाना, सिखाना क्या कहलाता है? टीच। तो अब हम सेंटेंस क्या कहेंगे? मनीष इज कैपेबल ऑफ टीचिंग सब कुछ, यानी एवरीथिंग। तो मनीष इज कैपेबल ऑफ टीचिंग एवरीथिंग। यही देखिए आपके सामने लिखा है, मनीष इज कैपेबल ऑफ टीचिंग एवरीथिंग। इतनी आसानी से हम फ्रेजल प्रपोजिशन का यूज कर लेते हैं एडजेक्टिव के साथ, ठीक है। तो कैपेबल जब भी आए, आपको खाली स्थान आए कैपेबल के बाद और आपको प्रपोजिशन लगानी है, तो आप ऑफ लगाइएगा, ठीक है। आगे चलते, हमारा तीसरा वाक्य है यहाँ पर, छात्र पढ़ने में सक्षम थे। तो छात्र पढ़ने में सक्षम थे, तो अब हमारा बात पास्ट टेंस का है। कौन सक्षम थे? छात्र। छात्रों को क्या कहते हैं? स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स के बाद हमें लगाना वर, WERE वर होता है, वेयर ना पढ़े। स्टूडेंट्स वर कैपेबल ऑफ रीडिंग। देखो, पढ़ने में, पढ़ना एक क्रिया होती है जिसे रीड कहते हैं। फ्रेज के बाद अगर एक्शन आता है तो हम उसको ING से जोड़ते हैं। तो लिखा है स्टूडेंट्स वर कैपेबल ऑफ रीडिंग। तो इस प्रकार से हम कैपेबल ऑफ का यूज करते हैं। अब आप इस स्क्रीनशॉट्स को ले लीजिए। इस स्क्रीनशॉट की मदद से आप आसानी से सारे रजिस्टर में कैपेबल ऑफ के सेंटेंसेस लिख करके आपको 5 सेंटेंसेस जो हैं वो आपको प्रैक्टिस के रूप में अपने रजिस्टर में बना लेने हैं। आप कमेंट बॉक्स में भले ही ना लिखें, लेकिन प्रैक्टिस जरूर करें। इसके पहले हमने कौन सी फ्रेज पढ़ी है? इसके पहले हमने अभी आपको बताया था कैपेबल ऑफ के पहले जो भी फ्रेज आपको पढ़ाई थी, ठीक है, उसके 5 सेंटेंसेस, इसके 5 सेंटेंसेस ऐसे बना करके आप रखते जाइए। चलिए, अब चलते हैं हम अगली फ्रेज पर। फ्रेज नंबर है 13। 13 मतलब 13 नंबर की फ्रेज है सर्टेन, श्योर या एश्योर्ड। आप कुछ भी लगाइए, आप सर्टेन लगाइए, आप श्योर लगाइए, या आप एश्योर्ड लगाइए। इसके बाद आपको प्रीपोजिशन लगानी है ऑफ। इनका क्या मतलब होता है? इनका मतलब होता है मैं पक्का, किसी चीज में निश्चित होना, किसी चीज में पक्का होना, किसी चीज के बारे में पूर्णतः, ठीक है, पक्का होना कि हाँ ये मेरे संज्ञान में है। ऐसी स्थिति के लिए हम फ्रेज का यूज करते हैं। कौन सी फ्रेज करते हैं? सर्टेन या श्योर या एश्योर्ड। कोई भी एक शब्द लगा लीजिए और ऑफ लगाइए। उदाहरण से आप और क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम्पल्स देखते हैं। एग्जाम्पल्स में आप अपने उत्तर में निश्चित हैं या पक्के हैं, ठीक है। जैसे आप अमिताभ बच्चन का कौन बनेगा करोड़पति शो देखते होंगे, तो अमिताभ बच्चन साहब बार बार कहते हैं ना, आप पक्के हैं, आप निश्चित हैं,
आपको ये उत्तर लॉक कर दिया जाए, ऐसी स्थिति में हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? यू आर श्योर ऑफ योर आंसर, यू आर श्योर ऑफ योर आंसर, यू आर सर्टेन ऑफ योर आंसर, यू आर एश्योर्ड ऑफ योर आंसर। तो ये हम कह करके निश्चित या पक्के को बताते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, मनीष अपनी सफलता के प्रति पक्का है, यानी मनीष की सफलता निश्चित है, मनीष अपनी सफलता के बारे में निश्चित है, मनीष अपनी सफलता के बारे में पक्का है, उसको कोई संदेह नहीं है। ठीक है, तो अब हम इसको इंग्लिश में लिखेंगे, मनीष इज श्योर ऑफ या सर्टेन ऑफ, जो लगाना हो और फिर लगा देंगे हिज सक्सेस। जैसे मैं अपने रिजल्ट के बारे में निश्चित हूँ कि मेरा रिजल्ट जो है, अभी आपका रिजल्ट आने वाला है 10th और 12th का, तो अब आप कहते हैं कि पापा मैं तो अपने रिजल्ट के बारे में बिल्कुल निश्चित हूँ, मेरी 90 से ऊपर % बनेगी। तो यू हैव टू से, क्या कहना है? अब आपको कहना है पापा आई एम श्योर ऑफ, आई एम श्योर अबाउट नहीं, सर्टन अबाउट नहीं, आई एम श्योर ऑफ माई परसेंटेज इट विल बी अप्रॉक्सीमेटली अबव 90, ये कुछ 90 से ज़्यादा होगी। इस तरीके से हम इस कैपेबल ऑफ, सर्टेन ऑफ और श्योर ऑफ का यूज़ करते हैं। छात्र अपनी उन्नति के प्रति निश्चित थे, छात्र अपनी उन्नति के प्रति निश्चित थे। हम फिर लिखेंगे इंग्लिश में, स्टूडेंट्स वर श्योर ऑफ देयर प्रोग्रेस। मैं फिर कह रहा हूँ, एश्योर्ड ऑफ भी लगा सकते हैं आप, श्योर ऑफ भी लगा सकते हैं आप, सर्टेन ऑफ भी लगा सकते हैं, कोई भी एक फ्रेज का यूज आप कर सकते हैं। किस रूप में? पक्के या निश्चित होने के अर्थ में। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और स्क्रीनशॉट लेकर के आप अपने रजिस्टर में इसको जरूर लिख लीजिएगा, और 5 सेंटेंसेस आप अपने बना दीजिएगा, ना बने मुझे बता दीजिएगा, मैं आपकी हेल्प करूंगा। ठीक है, तो अब क्या हम आगे चले फ्रेज नंबर 14 पर। फ्रेज नंबर 14 है, ठीक। अब इसको एस के ऐड नहीं पढ़ना है, मैं जानता हूँ अपने सामने जैसे ही वर्ड आता है तो अपन उसको वैसे ही पढ़ने लगते हैं, जैसे 12 खड़ी पढ़ते हैं। ठीक है, कुछ चीज़ों के उच्चारण जो है ठीक अलग होते हैं। इसको पढ़ना है स्कैड ऑफ, स्कैड ऑफ, स्कैड ऑफ, स्कैड नहीं पढ़ना है ना, स्कैड ऑफ। अब स्कैड ऑफ का अर्थ क्या होता है? स्कैड ऑफ का अर्थ होता है से डरना। तो आपको किसी चीज़ से किसी का डरना बताना हो तो आप स्कैड ऑफ फ्रेज का यूज़ कीजिए। ठीक है, और सेंटेंस एग्जांपल्स में देख लीजिए, वह परिवर्तन से डरता था, वह परिवर्तन से डरता था। एक सामान्य सेंटेंस बनाइए कि मैं छिपकली से डरता हूँ, मैं छिपकली से डरता हूँ। इसको आप कहेंगे आई एम, ठीक, स्कैर्ड ऑफ, आई एम स्कैर्ड ऑफ लिजार्ड, लिजार्ड यानी छिपकली होता है। वह परिवर्तन से डरता था, कौन डरता था? वह। तो वह के लिए हमने लिख दिया ही। अगर लड़की है तो वह परिवर्तन से डरती थी, तो हम यहाँ शी लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ही वॉज स्कैर्ड ऑफ द चेंजेस। ठीक, चेंज या चेंजेस आप लगा सकते हैं। वो परिवर्तनों से डरता था, वह परिवर्तन से डरता था। अब आता है नेक्स्ट एग्जाम्पल, मनीष को गलत करने से डर लगता है। मनीष को क्या? आपको भी लगना चाहिए। आपको गलत नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, ये आप अपने जीवन में याद रखिएगा। ठीक है, कोई अपने कौशल में, कुशलता में कमज़ोर हो सकता है, कोई अच्छा भी हो सकता है। अच्छे की हमेशा प्रशंसा करना है, जो कमज़ोर है उसको आगे बढ़ाने का भाव रखना है। इस तरीके से हमें, ठीक है, गलत नहीं करना है किसी के साथ। मनीष को गलत करने से डर लगता है, ठीक है, लगता है या डरता है, तो मनीष इज स्कैर्ड ऑफ डूइंग रॉन्ग विद अदर्स। तो मनीष इज स्कैर्ड ऑफ डूइंग रॉन्ग विद अदर्स, यानी मनीष को दूसरों के साथ गलत करने से डर लगता है। मैं कभी किसी का गलत नहीं करता, आप भी मत करिएगा। ठीक, चलिए आगे है, छात्र शिक्षक से डरते होंगे, छात्र शिक्षक से डरते होंगे। देखिए ये फ्रेजेस मैं क्यों सिखा रहा हूँ, इसको आप फ्रेजल इंग्लिश के रूप में सीख रहे हैं। इसको अपन टेंस की सहायता से भी लिख सकते हैं, लेकिन आप फ्रेजल इंग्लिश का यूज करेंगे तो ये टेंशन कम हो जाएगी आपकी कि वर्ब का फर्स्ट, परफेक्ट, इंडेफिनिट, कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस, कौन सा टेंस है, ऐसा वैसे कुछ नहीं करना। एक फ्रेज लगाया, उससे डरना हमने बता दिया। जैसे मैंने कहा भैया मुझे तो गली के कुत्तों से डर लगता है। अब मुझे गली के कुत्तों से डर लगता है, मुझे किसी टेंस में नहीं जाना है, ठीक है, मैं सीधा बोलूँगा आई के बाद लगाऊंगा एम और फिर लगा दूंगा फ्रेज क्या, स्कैर्ड ऑफ, आई एम स्कैर्ड ऑफ द डॉग्स ऑफ माई स्ट्रीट। स्ट्रीट यानी कहलाती है गली, मोहल्ला कहलाता है लोकेलिटी। छात्र शिक्षक से डरते होंगे।
देखिए कौन डरते होंगे? छात्र। छात्र यानी स्टूडेंट्स, और स्टूडेंट्स के साथ हमने विल भी लगा दिया। क्यों लगा दिया? क्योंकि हमारी गाड़ी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर जा रही है। ठीक, तो स्टूडेंट्स विल बी स्कैर्ड ऑफ टीचर्स। स्कैर्ड ऑफ टीचर्स मतलब जो छात्र हैं वो टीचर से डरते होंगे। तो इस प्रकार से हम स्कैर्ड ऑफ का यूज करते हैं। स्केयर्ड नहीं कहना, स्कैर्ड कहना, स्कैर्ड ऑफ। तो अब आप जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर वही बात कहूँगा, समय लगेगा। 5 सेंटेंसेस बनाइएगा और 5 सेंटेंसेस के साथ साथ आप प्रैक्टिस बोलकर जितना करेंगे ठीक उतना अच्छा होगा। इट विल बी गुड, और वी कैन से दैट बेटर फॉर यू टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर टू हैव गुड कमांड ओवर इंग्लिश। इंग्लिश इज इजी, ये कॉन्सेप्शन दिमाग में रखना, इंग्लिश कठिन नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। आगे चलते हैं फ्रेज नंबर 15। फ्रेज नंबर 15 है हमारी एनवियस या जेलस। इसको हम पढ़ते हैं जेलस। ठीक है, एक शब्द इंग्लिश में जीलस भी होता है। ठीक है, ये देखिए मैं आपको बता दूं, इंग्लिश में ये जो है JEALOUS, ये है जेलस और ये है जीलस। ठीक है, ये जीलस है, देखो Z से शुरू है, ये जेलस है और ये जीलस है। हिंदी में लिख देता हूँ मैं, ये क्या है? जेलस। क्लियर है? और ये क्या है? जीलस। दोनों का अलग अलग अर्थ है और सुनने में एक से लग रहे हैं, लगभग समान, लेकिन एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट नहीं, तो होमोफोन हो जाते हैं। जेलस का मतलब होता है ईर्षा, ठीक, और जीलस का मतलब होता है उत्साह। तो आपको अपने अंदर क्या रखना है? आपको अपने अंदर जीलस रखना है। क्या रखना है? जीलस रखना है। जेलस यानी ईर्षा बिल्कुल भी नहीं रखना है। ये 2 शब्द इंग्लिश के याद रखें, जेलस और जीलस। जीलस मतलब क्या होता है? उत्साह, और जेलस मतलब क्या होता है? ईर्षा। तो जेलस ऑफ और एनवियस ऑफ हम फ्रेज पढ़ रहे हैं। उदाहरण देखते हैं, एग्जांपल्स। से जलना या ईर्षा, जैसे आप जो सेंटेंसेस हिंदी में बनाते हैं, से जलना या से ईर्षा रखना, है ना। जैसे मैं उससे जलता हूँ, तो आप ऐसा नहीं जलना मतलब बर्न लगा दो कि आई बर्न फ्रॉम हिम, ऐसा नहीं। ठीक है, वो ईर्षा करना होता है, जिसे हम हिंदी में कहते हैं कि वो मेरी सक्सेस से जलता है। जलता है मतलब वो मेरी सक्सेस से ईर्षा करता है, वह मेरी सक्सेस से जलता है। उसके अंदर जो भाव छुपा है उसको देखिएगा, वह मेरी उपलब्धियों से जलता है। अब यहाँ वर्ब जलना नहीं है, यहाँ वर्ब है ईर्षा करना। मैंने एक बार फिर कहता हूँ आपसे, जब जब आप किसी हिंदी के वाक्य को अंग्रेजी करते हैं तो आप वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन पर ज़्यादा जोर ना दें। जो अधिकतर वीडियोस हैं उसमें यही सिखाया जाता है कि आप फलाना वर्ड है ऐसा कर दो, जल नहीं तो ऐसा कहते हैं। तो आप ऐसा करेंगे तो कभी कभी आप खतरे में पहुँच जाएंगे। तो यू हैव नॉट टू translate the sentence by using the words. You have to understand the conception of the sentence and you have to translate by using the methods. तो मेरी उपलब्धियों से जलता है। कौन जलता है? वह। तो वह के लिए ही लगा दिया, फिर लगा दिया इस लगा दिया, फिर हमने लगा दिया एनवियस ऑफ। एनवियस ऑफ मतलब से जलना। माय अचीवमेंट्स, इसे अचीवमेंट मत कहें, ये है अचीवमेंट्स। अचीवमेंट्स, तो ही इज एनवियस ऑफ माई अचीवमेंट्स, वह मेरी उपलब्धियों से, वह मेरी तरक्की से, तरक्की उर्दू शब्द है, से जलता है। तो ये हमारा सेंटेंस लिख गया। आगे देखिए, तुम मुझसे क्यों जलते हो, ये क्वेश्चन है, तुम मुझसे क्यों जलते हो। अब क्वेश्चन वर्ड के लिए मैं आपको अलग से एक वीडियो ला रहा हूँ। सारे WH वर्ड्स में आपको सिखाऊंगा। जैसे व्हाट यानी कहलाता है क्या, तो क्या क्या को क्या कहते हैं, है ना। जैसे व्हेन यानी कब, तो कब कब को क्या कहते हैं। जैसे मैंने कहा हु मतलब कौन, तो कौन कौन को क्या कहते हैं, हु कहते हैं। क्या क्या को व्हाट कहते हैं। नहीं, ये सब WH टैग्स होते हैं जो एक मैं टेबल के अंतर्गत आपको सिखाऊंगा। सारे WH बस आपको बताऊंगा, उसके बाद आप किसी से भी इंट्रोगेट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं। देखिए वह मुझसे क्यों जलता है, थोड़ा सा WH वर्ड के बारे में बता दूं। जब भी WH वर्ड को हम शुरू में ही प्लेस होता है, वी यूज WH वर्ड इन द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, इन द बिगनिंग ऑफ द सेंटेंस, और हमेशा WH के वर्ड के साथ सहायक क्रिया चलती है। WH वर्ड आया शुरू में, बीच में नहीं, शुरू में आया तो उसके साथ हमेशा क्या चलने लगती है, सहायक क्रिया चलती ही है। तो तुम मुझसे क्यों जलते हो, क्यों को अलग कर दो, तुम मुझसे जलते हो की अंग्रेजी, तो इसको हम कहेंगे यू आर एनवियस ऑफ मी। लेकिन अगर मुझे लगाना क्यों, तो आगे क्यों लगा दिया, वाई आर यू एनवियस, यहाँ ऑफ नहीं लगा, क्षमा चाहता हूँ, यहाँ ऑफ लगा, सॉरी लगा है,
पीछे लगा दिया प्रीपोजिशनल फ्रेजेस को हमने एक तरह से ऐसे भी लगा सकते हैं, हम उसको लास्ट में भी लगा सकते हैं। वाई आर यू एनवियस मी ऑफ, ऐसा भी बोल सकते हैं, लेकिन आप इतनी ज़्यादा कठिनाई से ना बोलें, आप तो ये कहें कि वाई आर यू एनवियस ऑफ मी, तुम मुझसे क्यों जलते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से आसानी से तुम मुझसे ईर्ष्या क्यों करते हो, इस तरह से आसानी से बोल सकते हैं। सेंटेंस नंबर 3 देखेंगे, वह मेरी सफलता से जलता था। अब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर चली गई गाड़ी, जलता था कौन, वह, तो वह मेरी सफलता से जलता था, ही लगाइए, वॉज लगा दीजिए, जेलस ऑफ बता दूं, एनवियस ऑफ या जेलस ऑफ। ठीक है, जेलसी लोग कहते हैं, जेलस नहीं होता, ठीक है, ये जेलस होता है। तो ही वॉज जेलस ऑफ माई सक्सेस, तो वह मेरी सफलता से जलता है, वह मेरी उपलब्धि से जलता था। सॉरी, यहाँ पर पास्ट टेंस इसलिए हमने वॉज का यूज किया है। यदि जलता है तो हम कह देंगे ही इज, जलता था तो ही वॉज, जलता होगा मतलब ही विल बी, बस कुछ नहीं है। ठीक है, कुछ नहीं, मतलब अंग्रेजी कुछ भी नहीं है, सिर्फ टेंस, टाइम और वर्ब की कहानी है। ठीक है, समय सही लगाओ और वर्ब सही लगाओ, आपका वाक्य कभी गलत नहीं हो सकता। जब भी आप इंग्लिश बोलते हैं, जब भी आप इंग्लिश लिखते हैं, जब भी आप इंग्लिश समझते हैं, 2 ही चीज़ें पर फोकस करना है आपको, टाइम और वर्ब। टाइम कौन सा है और वर्ब कौन सी है। टाइम प्रेजेंट है तो सारी प्रेजेंट की वर्ब को लगाते जाइए, पास्ट है पास्ट की वर्ब को लगाते जाइए, यदि फ्यूचर तो फ्यूचर की वर्ब को लगाते जाइए और वर्ब को देखते रहिए, कब फर्स्ट, कब सेकंड, कब थर्ड, कब आईएनजी, गेम ओवर। गेम ओवर मतलब खत्म हो जाता है काम। चलिए, तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, स्क्रीनशॉट की सहायता से आप इसको लिख लीजिएगा ताकि आप बहुत अच्छे से ठीक सारे सेंटेंसेस को बना सके। ओके, चलिए अब आता है फ्रेज। ठीक है, फ्रेज नंबर 14, ये स्कैड ऑफ, ये रिपीट हो गया है। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे से, डरना ये हम पढ़ चुके हैं। स्कैड ऑफ, अब 15वीं ये एनवेस ऑफ भी हो गया है। और अब चलते हैं हम फ्रेज नंबर 16 पर। फ्रेज नंबर 16 है कॉन्शियस ऑफ। देख रहे हैं, कॉन्शियस ऑफ का मतलब होता है से के प्रति सचेत होना, मतलब किसी चीज के प्रति अलर्ट होना। ठीक है, जागरूक होना, अलर्ट होना, उसको कहते हैं कॉन्शियस ऑफ। सेंटेंसेस देख लेते हैं कॉन्शियस ऑफ के, और हमारा पहला सेंटेंस है, मनीष समस्याओं के प्रति सचेत है, मतलब मनीष को समस्याओं के बारे में मालूम है, अलर्ट है वो। ठीक है, इसको अंग्रेजी में हम लिख देंगे, ठीक, मनीष इज कॉन्शियस ऑफ द प्रॉब्लम्स, मनीष इज कॉन्शियस ऑफ द प्रॉब्लम, तो आपका सेंटेंस बन जाएगा। सेंटेंस नंबर 2 में हम देखेंगे, मैं अपने कर्तव्य के प्रति सचेत हूँ, तो आई एम कॉन्शियस ऑफ माई ड्यूटी, आई एम कॉन्शियस ऑफ माई ड्यूटी, है ना, कहते हैं ना यार, हमें मालूम है कि हमें क्या करना है, मुझे अपनी ड्यूटी मालूम है मुझे क्या करना है। ठीक है, तो आई एम कॉन्शियस ऑफ माई ड्यूटी। ठीक है, तो आपने ये बातें सुनी होंगी घरों में, आप कहते हैं ना हमें सब मालूम है कि हमें क्या करना है। ठीक है, तो मतलब मैं अपनी कर्तव्यों के बारे में क्या हूँ, कॉन्शियस ऑफ, अवेयर ऑफ भी आ सकता है, कॉन्शियस ऑफ भी आ सकता है, एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट 3rd नंबर सेंटेंस है, वे आने वाले संकट के प्रति सचेत हैं, वे आने वाले संकट के प्रति सचेत, वे यानी दे, सॉरी यहाँ है लिखा है और यहाँ देखो वर लिखा है, ये गलती टाइम की हो गई है। टाइम यहाँ प्रेजेंट बताया हिंदी में और हम टाइम को पास्ट में लिख रहे हैं इंग्लिश में, सुधार लीजिएगा, आप यहाँ थे कर लेना तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा, आप यहाँ आर लगा देना तो ये सही हो जाएगा, आप मेंटेन कर लीजिएगा प्लीज, समझ आता हूँ। दे वर कॉन्शियस ऑफ कमिंग एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब संकट, नया शब्द मिला है, इसको नोट कर ले। ठीक, संकट को अपन कहते हैं एडवर्सिटी, एडवर्सिटी मतलब कहलाता है संकट, तो दे वर कॉन्शियस ऑफ कमिंग एडवर्सिटी। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कुछ सेंटेंसेस बना लीजिए, हम चलते हैं अगली फ्रेज पर। अगली फ्रेज जो है वो है हमारी, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ठीक, अगली फ्रेज है हमारी वेवर ऑफ, ये बहुत आपको यूज मिली होगी, आप किसी के घर जाते होंगे तो गेट के बाहर ही, ठीक है, क्या लगा रहता है, गेट के बाहर एक पोस्टर लगा रहता है कि कुत्तों से सावधान रहें। तो अब उसको देखिए कैसे हम लिखेंगे, एग्जाम्पल्स देखते हैं। से सावधान होता है इसका, मनीष हमेशा चापलूसों से सावधान रहता है, तो यहाँ पर पहले सेंटेंस अपन ये बना लेते हैं, फिर अपन कुत्तों पर आते हैं। मनीष हमेशा चापलूसों से सावधान रहता है, से सावधान के लिए आपको क्या लगाना है, वेवर ऑफ लगाना है। जैसे हिंदी में आपको से सावधान शब्द मिलने लगे, आप तुरंत उसमें लगा दीजिए वेवर ऑफ। ठीक है, मनीष हमेशा चापलूसों से सावधान रहता है। अब हमें ये ता है ती है नहीं देखना कि ये प्रेजेंट टेंस है, ये फ्रेज है, से सावधान वाला वाक्य लिखना है, हम वेवर ऑफ से लिखेंगे। कौन सावधान है, मनीष, मनीष इज वेवर ऑफ फ्लैटर्स, फ्लैटर्स जो कहलाते हैं वो कहलाते हैं चापलूस। ठीक है, फ्लैटर्स जो होते हैं वो कहलाते हैं चापलूस, तो यहाँ पर हमने सेंटेंस लिखा, मनीष इज वेवर ऑफ फ्लैटर्स।
ठीक, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा है मैं कोरोना बीमारी से सावधान हूँ, है ना, मैं सावधान हूँ। ठीक है, तो आई एम वेवर ऑफ, मतलब मैं जानता हूँ, आई एम वेवर ऑफ कोरोना डिसीज। ठीक, थर्ड सेंटेंस देखिए, लिखा है हमें जेब कतरों से सावधान रहना चाहिए। ये देखिए सलाह दी गई है, ठीक है, कि हमें सावधान रहना चाहिए किससे, जेब कतरों से। तो हमने लिख दिया वी शुड बेवर ऑफ, वी शुड बी ऑफ, बेवर के बाद ऑफ ही प्रीपोजिशन आती है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी जो भी कर रहे हैं उनके लिए मैं अलग से वीडियो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश का शुरू करने जा रहा हूँ, जो नाउन से शुरू होने वाला है। नाउन के बिल्कुल गोल्डन रूल्स हैं जो 20, अगर आपको वो आने लगे तो आप सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन नाउन से पूछे जाते हैं आप इजीली हल कर सकते हैं। जल्दी उस पर वीडियो हमारे आने वाले हैं, कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले ध्यान दें। वी शुड बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, पिक पॉकेट्स कहलाते हैं जेब कतरे, जो जेब कतरे होते हैं ना पिक पॉकेट्स कहते हैं। ठीक है, तो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बी अवेयर ऑफ मतलब से सावधान, और अपने रजिस्टर में सेंटेंसेस बनाते रहिए। हम चलते हैं अगली फ्रेज पर। अगली फ्रेज क्या है, अगली फ्रेज हमारी है ठीक गुड एट। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, 12th के एग्जाम में अभी इसको पूछा भी गया था, और कंपटीशन एग्जाम में इससे जरूर सेंटेंस पूछे जाते हैं गुड एट से। ये गुड एट क्या है, एक्चुअल क्या होता है कि जैसे ही हम आपको एक सामने हिंदी लिखते हैं, एक जैसे सॉरी मैं आपको एक वाक्य के माध्यम से बनाता हूँ। यहाँ लिखा है मनीष गाना गाने में ठीक अच्छा है, गाना गाने में कुशल है, अच्छा है या निपुण है। तो हम जनरली हिंदी का ट्रांसलेशन करते हैं तो हम ये जल्दी से कह देते हैं मनीष इज गुड इन सिंगिंग। इन नहीं लगाना है, गुड के साथ आपको इन नहीं लगाना है। गुड एट एक फ्रेज होती है जिसका अर्थ निपुण होना, कुशल होना, एक्सपर्ट होना दर्शाता है। ये गुड एट, ये गुड मतलब अच्छा और एट मतलब पर, आपके दिमाग में यही चलता रहता है, गुड यानी अच्छा, एट यानी पर। तो मनीष गाने में अच्छा है तो मैं आ रहा तो गुड इन लगाओ, नहीं, ऐसा कुछ कॉन्सेप्शन आपको नहीं रखना है। गुड एट इज अ फ्रेज दैट शोज द एक्सपर्ट एंड द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ द पर्सन। जब हम गुड एट लगाते हैं, कैसे लगाते हैं गुड एट, जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मनीष गाने में ठीक है क्या है, अच्छा है, तो मनीष इज स्पेशल स्ट्रक्चर में आपको कोई टेंशन ही नहीं। मनीष इज गुड एट सिंगिंग, ये देखिए मैंने कहा था ना फ्रेज के बाद जब भी एक्शन लगाना हो तो आईएनजी लगाना। तो मनीष इज गुड एट सिंगिंग, ये लिखा है मनीष गाना गाने में बड़ा निपुण है, कुशल है और अच्छा है। तो इस प्रकार से हम गुड एट का यूज करते हैं। अब मैं बताता हूँ 12th क्लास में, 12th क्लास में एक सेंटेंस आया था, ठीक है, 2000 आप देखेंगे अगर पेपर 2000 शायद 23 इसी साल का है या 22 का है, उसमें एक सेंटेंस पूछा गया था ही इज, क्या लिखा था, ही इज, और गुड लिखने के बाद ठीक वहां पर खालिस्तान दिया गया था। ठीक है, तो फिर लिखा था प्लेइंग क्रिकेट। तो अब बच्चों ने कहा कि भाई ये तो लिखा है कि वह क्रिकेट खेलने में अच्छा है, तो यहाँ पर उन्होंने ऑप्शन दिया था इन और ऑप्शन दिया था एट। ठीक है, तो अब आपसे कहा जाए कि उसमें इन भरो या एट, तो एक अगर रेगुलर आप पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि भाई क्रिकेट खेलने में अच्छा है तो मैं मतलब इन लगा दूं, नहीं, यहाँ पर ये है, यहाँ हम गुड के साथ एट लगाएंगे क्योंकि गुड एट जो है वो एक फ्रेज है, और इस फ्रेज का मतलब होता है किसी चीज़ में एक्सपर्ट होना या किसी चीज़ में विशेष स्किल होना। तो ही इज गुड एट प्लेइंग क्रिकेट का मतलब है कि वह क्रिकेट खेलने में अच्छा है। जैसे मैंने कहा मैं खाना बनाने में अच्छा बना लेता हूँ, तो आई एम गुड एट कुकिंग, आई एम गुड एट कुकिंग। जैसे मैंने कहा मैं पढ़ने में अच्छा हूँ, तो आई एम गुड एट स्टडिंग, आई एम गुड एट स्टडिंग, आई एम गुड एट रीडिंग, आई एम गुड एट स्पीकिंग इंग्लिश, यानी मैं इंग्लिश बोलने में भी अच्छा हूँ, मैं पढ़ने में भी अच्छा हूँ। ठीक है, जैसे हमारे मोहल्ले में कल्लू रहता है, मैंने कहा कल्लू भैया गाड़ी चलाने में बड़ा माहिर है या गाड़ी चलाने में बड़ा कुशल है, 4 व्हीलर अच्छे से चला लेता है, तो कल्लू इज गुड एट ड्राइविंग द कार, कल्लू इज गुड एट ड्राइविंग द कार। इट मीन्स दैट कल्लू इज वेरी एक्सपर्ट इन ड्राइविंग, यानी ड्राइविंग में कल्लू जो है बहुत एक्सपर्ट है, मेरा दोस्त है। चलिए, तो ये हमारे उदाहरण थे, गुड एट को अच्छे से पढ़िएगा। हमारी अगली फ्रेज है 19वीं फ्रेज है हमारी इग्नोरेंट ऑफ।
इग्नोरेंट ऑफ मतलब होता है से अनजान। जैसे अवेयर ऑफ होता ना, तो अवेयर ऑफ का अपोजिट फ्रेज क्या है? ठीक है, अवेयर ऑफ का अपोजिट फ्रेज है इग्नोरेंट ऑफ। तो इग्नोरेंट ऑफ कैसे लगाएंगे हम? इग्नोरेंट ऑफ लगाएंगे मनीष सत्य से अनजान था, मतलब पता नहीं था उसको। तो ये सीधी बात अवेयर ऑफ का अपोजिट फ्रेज है ये। तो मनीष वॉज, देखिए वॉज क्यों लगा, समझ गए। प्लेटफॉर्म नंबर 2 कुली कौन आएंगे? वॉज और वर। अब मनीष के साथ वॉज, क्योंकि मनीष एक वचन है। ग्रामर को भी ध्यान से पढ़ते जाइए। मनीष वॉज इग्नोरेंट ऑफ अबाउट ट्रुथ। अब ये देखिए, अबाउट भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है। तो इग्नोरेंट ऑफ और अबाउट दोनों चलते हैं, तो आप कोई भी एक प्रीपोजिशन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा अगला सेंटेंस है, मैं उनके बिहेवियर से अनजान हूँ। आई एम इग्नोरेंट ऑफ हर बिहेवियर। आई एम इग्नोरेंट ऑफ हर बिहेवियर सेंटेंस है, वे खतरों से अनजान होंगे। तो दे विल बी इग्नोरेंट ऑफ, विल बी क्यों? क्योंकि होगे लगा है इसलिए विल बी। दे विल बी, टी बड़ा लिखना है, ध्यान रखना। दे विल बी इग्नोरेंट ऑफ डेंजर्स या पेरिल्स। खतरों को पेरिल भी कहते हैं, PERIL पेरिल। पेरिल मतलब खतरा भी होता है, डेंजर मतलब भी खतरा होता है, हैजार्ड मतलब भी खतरा होता है। ये 3 शब्द है सिनोनिम्स खतरे के लिए, हैजार्ड, पेरिल और डेंजर। ये हमारे 3 सेंटेंसेस हो गए। हमारी फ्रेज है इग्नोरेंट ऑफ, यानी किसी चीज से अनजान होना। जैसे मैं कहानी के बारे में अनजान हूँ, मुझे तो कहानी मालूम ही नहीं है। ठीक है, तो आई एम इग्नोरेंट ऑफ द स्टोरी। आई एम इग्नोरेंट ऑफ द स्टोरी। ठीक, तो इस प्रकार से हम इग्नोरेंट ऑफ का यूज करते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, 5 सेंटेंसेस आप बना लीजिएगा ताकि आप इस पर अच्छे से प्रैक्टिस कर सकें। अब आती है फ्रेज नंबर 20। कल 10 फ्रेज पढ़ी थी, आज हम 20 पर आ गए, मतलब 10 फ्रेज अब होने जा रही है। अक्यूज्ड ऑफ या चार्ज्ड ऑफ, ये भी फ्रेज बहुत आपको मिलती है कंपटीशन एग्जाम में खालिस्तान के रूप में, प्रीपोजिशन भरने के रूप में। तो अक्यूज्ड ऑफ या क्या कहते हैं इसको, चार्ज्ड ऑफ, इसका अर्थ होता है का दोषी या का आरोपी। कोई दोष किसी कार्य का आरोपी है, दोषी है, तो फिर हम उसमें फ्रेज लगाते हैं अक्यूज्ड ऑफ। ठीक है, अक्यूज्ड ऑफ ये हमारा सेंटेंस है, वह हत्या का दोषी है। तो हमने लिख दिया ही इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। ही इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डर। तो आपको कभी भी कंपटीशन एग्जाम में खालिस्तान मिलता है, अक्यूज लिखा है तो आपको ऑफ लगाना है, और अर्थ क्या आता है? का दोषी। देखिए कंपटीशन वाले इसलिए अच्छे से पढ़िएगा क्योंकि जब कोई पैराग्राफ आता है तो पैराग्राफ आप पढ़ते हैं तो आपको समझ में ही नहीं आता कि लिखा क्या। इसलिए समझ में नहीं आता बिकॉज द पैराग्राफ इज फुल ऑफ द फ्रेजेस एंड यू आर नॉट अवेयर ऑफ अबाउट द फ्रेजेस एंड यू आर इग्नोरेंट ऑफ द फ्रेजेस। मैंने भी जो पढ़ाया वही यूज कर लिया। आप अनजान होते हैं, आप अवेयर नहीं होते किसके बारे में? फ्रेजेस के बारे में, इसलिए आप सही ट्रांसलेशन नहीं कर पाते। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अब है सेंटेंस अगला, उस पर चोरी का आरोप है। तो ही इज चार्ज्ड ऑफ थेफ्ट। इसको पढ़ेंगे थेफ्ट। थेफ्ट यानी चोरी, थीफ यानी चोर होता है, थेफ्ट यानी चोरी होती है, थेफ्ट। ठीक, तो ही इज चार्ज्ड ऑफ थेफ्ट, उस पर चोरी का आरोप है या वो चोरी का दोषी है, दोषी आरोप ही लग गया। तो ही इज अक्यूज्ड ऑफ थेफ्ट। नेक्स्ट है हमारी फ्रेज, कल्लू पर दंगे फैलाने का आरोप है। अब आपको पता चलेगा इंग्लिश में दंगों को क्या कहते हैं। तो कल्लू दोस्त है मेरा, ठीक है, बदमाश नहीं है, ऐसा मत मानना। कल्लू इज अक्यूज्ड ऑफ स्प्रेडिंग, स्प्रेड यानी होता है फैलाना। रॉयट्स, RIOTS, रॉयट्स यानी होता है दंगे। दंगों को इंग्लिश में रॉयट्स कहते हैं। और एक ऐसी भीड़ जो दंगा फैलाती है, पथराव करती है या अनैतिक कार्य करती है, ठीक है, लूटने का ये सब, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं मूव, MOV, मूव। मैं पेन इसलिए नहीं चला रहा हूँ क्योंकि टाइम लगता है पेन को लेकर के सिलेक्ट करने, तो आप लिख लीजिएगा वहाँ पर अपने रजिस्टर में MOB, B फॉर बॉल वाला, MOV, मोब। मोब कहलाता है द क्राउड ऑफ द डिसऑर्डरली पीपल, मतलब ऐसे लोग जो कोई आदेश नहीं मानते, कुछ लॉ एंड ऑर्डर नहीं मानते और अपना काम करने लगते हैं, उन्हें कहते हैं मोब, MOB, मोब। और रॉयट्स होता है दंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम चलते हैं आगे। तो आज हम 20 फ्रेजेस ही कंप्लीट करेंगे। आज मैंने आपको जो नई 10 फ्रेजेस सिखाई हैं वो फ्रेजेस आप बहुत अच्छे से, ठीक है, रजिस्टर में लिख करके इनकी प्रैक्टिस कर लेंगे। आप इनके उदाहरण भी लिख लेंगे। कल के वीडियो में क्या आएगा? कल के वीडियो में इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है और वो कॉन्सेप्ट है आपका
कब आपको मेड ऑफ लगाना है, कब आपको मेड फ्रॉम लगाना है, कब आपको मेड इन लगाना है, कब आपको मेड बाय लगाना है, कब आपको मेड अप ऑफ लगाना है। इतने कॉलोकेशन हम सीखने जाएंगे कल मेड के सारे, और इसके साथ 10 और स्पेशल फ्रेजेस, जिससे आप 10 नए सेंटेंसेस बनाने में सक्षम होंगे। तो फिर एक बार सभी को नमस्कार, सभी को वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको अच्छा लगता है वीडियो तो आप निश्चित रूप से इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे चैनल को, और भी नई नई बातें आपको समय के साथ मिलने जाएंगी। इंग्लिश के जो फैक्ट्स होते हैं, जो आपके रूल्स होते हैं, वो भी। हाँ, कॉम्पिटिशन इंग्लिश के लिए जल्दी, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लिए जल्दी हम वीडियो यहाँ पर आपको प्रेषित करने जा रहे हैं, और वो कॉम्पिटिटिव इंग्लिश के लेवल से होंगे, जिसमें सिर्फ कॉम्पिटिशन की जो तैयारी कर रहे हैं वो कंपटीशन एग्जाम में इंग्लिश जो आती है उसके कॉन्सेप्शन को समझेंगे। ठीक है, सभी के लिए पुनः शुभ रात्रि, बाय, टेक केयर।